पार्टीशन एपिसोड 21 ऑब्वियसली हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड लेट्स बिगिन। लास्ट सेशन में हमने ऑब्वियसली यहाँ पे पोस्ट वॉर स्ट्रगल के बारे में बात की, कैसे यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली आ रहे हैं एंड ही इज वेरी मच सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ इंडिया और वो भारत की सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं। यही नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेजर अपराइजिंग्स हुए इस दौरान कि क्लीमेंट एटली ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन को समझ आ गया था कि अब ब्रिटिश रूल इंडिया में और ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और इंडियंस को पावर्स देनी पड़ेगी। बट एज आई टोल्ड यू, क्लीमेंट एटली इज समवन जो कि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पर अपने आप को शो करना चाहते हैं। ये रियली वांट कि इंडिया में जो भी इश्यूज हैं वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएं और उसके बाद ही वो यहाँ पे एक तरीके से पावर्स पास ऑन करना चाहते हैं सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में। इसी वजह से वो कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं 1946 में। वो भेज रहे हैं बेसिकली, दीज आर दी लीडर्स, दीज आर दी मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनके बारे में तो आपको याद ही होगा, क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एवी अलेक्जेंडर दी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी, बेसिकली नेवी के हेड थे ये। तो ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऑब्वियसली एंड ये यहाँ पर कुछ सजेशंस लेकर आ रहे हैं ताकि इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व भी किया जा सके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में इस्टेब्लिश की जा सके जिसको पावर दी जाएगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा जो कैबिनेट मिशन है ये किस बारे में है, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बनाने में मदद करेगा और क्या क्या प्रपोजल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज ग्रुपिंग सिस्टम। इस ग्रुपिंग सिस्टम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो पहले तो इस ग्रुपिंग सिस्टम को समझाती हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से। आई बेग माई पार्डन, यहाँ पे अगर मैप में थोड़ी सी गलती हो जाए तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। तो आप क्या देखेंगे कि अदर देन नॉट ओनली इंडिया बट ऑब्वियसली जिस समय ब्रिटिश रूल था भारत में उस समय में वी ऑल नो दिस थिंग दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली प्रेजेंट डे पाकिस्तान और थोड़ा नेपाल वाला हिस्सा, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा पार्ट ही यहाँ पे ब्रिटिश रूल के अंडर था। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रुपिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली यहाँ पे 11 प्रोविंसीज हैं, राइट? वी ऑल नो दिस थिंग दैट यहाँ पे 11 प्रोविंसीज हैं। 11 प्रोविंसीज में 3 प्रेसिडेंसीज भी हैं। सो लेट मी जस्ट लेबल देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन प्रोविंसीज से 3 ग्रुप तैयार होंगे। तो आप देखोगे देयर इज दिस ग्रुप ए जिसमें मद्रास है, मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा। सो लेट मी जस्ट मार्क देम। आप यहां पे देखेंगे यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोविंस एंड बॉम्बे। तो ये एक ग्रुप है अलोंग विथ मद्रास, मद्रास भी है। तो यहां पे ये बेसिकली क्या है, ग्रुप ए। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन फर्स्ट, ये है क्या। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रुप बी आता है जो कि है पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। तो यहाँ पे आपका पंजाब आ गया, ये आपका सिंध है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और यहाँ पे आपका बलूचिस्तान है। सो देयर इज दिस ग्रुप बी। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो लास्ट ग्रुप जो यहाँ पे बनेगा दैट इज ऑब्वियसली ग्रुप नंबर सी, जिसमें आपका बंगाल आता है और आपका असम वाला रीजन आता है। नाउ द थिंग इज कि ये ग्रुप क्यों बनाए गए हैं। सो होगा ये कि जितनी भी प्रोविंसीज हैं, मतलब हर प्रोविंस में प्रोविंशियल लेवल पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार होगी। बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल्स होंगे। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल्स होंगे। लेवल 1 होगा प्रोविंशियल लेवल, यानी हर प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार, एक
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार होगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए क्या करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। मतलब जितने भी 11 प्रोविंसीज हैं सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। फिर आता है लेवल नंबर 2, ये है ग्रुप लेवल। मान लीजिए दिस इज ग्रुप ए, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, उड़ीसा और मद्रास, ये जितनी प्रोविंसीज हैं, इन प्रोविंसीज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में से कुछ मेंबर्स चुने जाएंगे जो कि इस पूरे ग्रुप ए के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ऐसा ही ग्रुप बी में भी होगा, ऐसा ही ग्रुप सी में भी होगा। तो ये आपका लेवल 2 है। लेवल 3 इज गोइंग टू बी ऑफ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में क्या होगा, ग्रुप लेवल, 3 ग्रुप्स की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनमें से कुछ मेंबर्स चुने जाएंगे नेशनल लेवल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। सो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रोविंशियल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप लेवल और फिर पूरा नेशनल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देयर इज दिस ग्रुपिंग सिस्टम जिसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था इस कैबिनेट मिशन के दौरान। अब होता ये है, आप एक चीज यहां पर क्या देखेंगे, यू विल फाइंड दिस थिंग दैट एक तरीके से अगर एक पर्टिकुलर प्रोविंस जो है, मान लीजिए बॉम्बे, वो अपने ग्रुप लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं है, वो उस ग्रुप से बाहर आना चाहती है, तो वो उस ग्रुप से बाहर आ सकती है। उसको नेक्स्ट इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा या फिर 10 साल बाद उसको ये चांस मिलेगा। मतलब हर प्रोविंस जो है वो अपने ग्रुप को छोड़ सकता है, उस ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ सकता है। उसके बाद उस प्रोविंस के लोग सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाएंगे। तो अगर एक प्रोविंस पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ना चाहता है तो या तो नेक्स्ट इलेक्शंस तक वेट करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट 10 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा। जब ये चीज लागू होगी तब से लेकर नेक्स्ट 10 इयर्स तक। अब अगर मैं इस ग्रुपिंग सिस्टम की बात करूं, दिस ग्रुपिंग सिस्टम वाज समथिंग व्हिच वाज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। कांग्रेस का मानना था दैट दिस ग्रुपिंग सिस्टम इज समथिंग व्हिच इज नॉट कंपल्सरी। कांग्रेस का मानना था कि एट वेरी फर्स्ट हैंड यहाँ पे प्रोविंस के पास ये भी राइट्स हैं कि वो ग्रुप का हिस्सा बनना भी चाहते हैं या नहीं। मतलब वो ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं, ये तो राइट है ही, लेकिन एट वेरी फर्स्ट प्लेस उनके पास ये भी राइट है कि वो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अगर वो किसी ग्रुप में पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो वो अलग रह सकते हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना था। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, ग्रुपिंग सिस्टम इज कंपल्सरी एट वेरी फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे हर प्रोविंस को किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनना ही पड़ेगा एंड उसके बाद जाके फिर 10 साल के बाद उन्हें मौका मिलेगा कि वो उस ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं। अब ये जो बहस है ये काफी लंबी चली, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स से पूछा गया और कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा दैट ग्रुपिंग फर्स्ट प्लेस पर कंपलसरी है, यानी हर प्रोविंस जो है वो किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट जरूर होगा, बाद में चलकर उसको ये मौका मिलेगा कि वो उससे बाहर आ सकता है या नहीं। नाउ कांग्रेस वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस थिंग। उन्होंने कहा कि 10 साल तक क्यों वेट करना, फ्रेश इलेक्शंस तक क्यों वेट करना हमें, अगर एक पर्टिकुलर प्रोविंस से ग्रुप से बाहर आना चाहता है तो। ये लॉन्ग टर्म प्लान जो था इससे कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, आखिर ये बहस हो क्यों रही है। कांग्रेस का मानना था कि अगर हम यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात करें तो ये दोनों ही ग्रुप्स जो हैं इनमें आप एक तरीके से देखोगे तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, और ऐसा मानना था कांग्रेस का कि क्योंकि ग्रुपिंग को कंपलसरी रखा जा रहा है और पूरे 10 साल बाद ग्रुप से बाहर निकलने का प्रोविंसीज को मौका मिलेगा, पता नहीं इन 10 सालों में मुस्लिम लीग यहाँ पे पार्टीशन की मांग को तेज करके शायद ग्रुप बी और ग्रुप सी को पूरे भारत से ही अलग करके नए नेशन में तब्दील कर दे। ऐसा पूरे चांसेस थे क्योंकि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध ये एक ग्रुप के अंदर है, असम, बंगाल एक ग्रुप के अंदर है। इस पूरे ग्रुप को क्या पता भारत से काट लिया जाए, और 10 साल से पहले तो इन प्रोविंसीज को ग्रुप से बाहर निकलने की आजादी भी नहीं है, तो क्या पता कि ये जो प्रोविंसीज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये और एकदम फ्री हो जाए, अपने आप को कार्व कर ले, इंडिपेंडेंट घोषित कर ले
और मुस्लिम लीग की जो पार्टीशन की डिमांड थी वो इसको पूरा करे। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी इस ग्रुपिंग सिस्टम को कंपलसरी इसी वजह से ही बताने में लगी हुई थी। तो ये जो बहस थी इसी के चलते यहाँ पे जो आपका कैबिनेट मिशन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो है वो किसी भी तरीके से बन नहीं पाती हैं, दे वर नॉट वेरी हैप्पी। तो ये प्लान एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो कैबिनेट मिशन प्लान आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद एक नया प्लान जो है वो प्रपोज किया गया था इसी मिशन के द्वारा जून 1946 में। इस प्लान के हिसाब से इंडिया का डिवीजन होगा हिंदू मेजॉरिटी एरिया, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी इंडिया में। और वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी इंडिया है वो पाकिस्तान कहलाएगा। लिस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज आल्सो मेड दैट कुड ईदर ज्वाइन यूनियन या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो थी उन्होंने इस प्लान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया एंड उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू अग्री विद दिस पार्टीशन प्लान, वी विल ऑब्वियसली फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर देगी, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि ये जद्दोजहद, ये बहस जो है वो जारी थी। और उस समय में लॉर्ड वेवल चाहते थे कि इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकला जाए। यही नहीं, मुस्लिम लीग जो है उसने ये कहा कि अगर ब्रिटेन हमें पाकिस्तान देने के लिए राजी नहीं है, ब्रिटेन अगर इस लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसमें चेंजेस लाने वाला है जो कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रपोज किए गए, तो हम हमारा पाकिस्तान खुद ही कार्व कर लेंगे, खुद ही बना लेंगे। और इसी वजह से 1946 में आप यहाँ पे देखोगे कि एक तरीके से मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन प्रपोज करती है, मतलब हम अपने खुद के एक्शंस के बलबूते पर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिएट करेंगे और पूरे भारत में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ आपको यहाँ पे वॉयलेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे सामने रखा गया। हर तरफ कॉम्युनल रैयत हो रहे हैं, मारकाट हो रही है। इसी बीच लॉर्ड वेवल फाइनली जल्दी से यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू से एक इंटरिम टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने को कहते हैं। ये इंटरिम टेम्पररी गवर्नमेंट जो होगी इसमें इंडिया के जितने भी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और यही इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम भी करेगी और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करेगी। थोड़े दिनों बाद लॉर्ड वेवल जो है वो मुस्लिम लीग को भी राजी कर लेते हैं, मुस्लिम लीग के नेताओं को राजी कर लेते हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने से तो हाँ कर दी, लेकिन दे वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन दी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो इस चीज पर अड़े हुए थे कि हमारा तो अलग कंट्री बनेगा तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये जद्दोजहद, ये खींचतान बहुत लंबे समय तक चलती रही और डिले होता जा रहा था। तो क्लीमेंट एटली को लगा कि क्यों ना मैं इनको अल्टीमेटम दे दूं, क्यों ना मैं इनको एक तरीके से अल्टीमेटम दे दूं ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है इसको थोड़ी सी तेजी ला दे उसमें। सो यू विल फाइंड दिस थिंग दैट 20th of February 1947 को क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया कि जून 1948 तक का टाइम है इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स के पास। उतने समय में अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है तो प्रॉपर इलेक्शंस के साथ सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत अच्छे से हम लोग पावर्स स्मूथली पास ऑन करके चले जाएंगे। लेकिन अगर तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, आप जिस भी हालात में होंगे, जिस भी सिचुएशन में होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे भारत को क्विट करके चले जाएंगे। उसके बाद आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्लीमेंट एटली के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। सोचा तो ये था कि इस अल्टीमेटम से प्रोसेस तेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लीमेंट एटली को समझ आ गया कि अब यहाँ पे वाइसरॉय ही बदलना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने लॉर्ड वेवल को यहाँ रिप्लेस कर दिया एक नए वाइसरॉय से जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत भेजे गए थे इस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस को स्पीडीफाई करने के लिए। फाइनली जब लॉर्ड माउंटबेटन नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया जो कि डिकी बर्ड प्लान के नाम से काफी पॉपुलर हुआ। इसके पीछे का कारण है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की, अच्छे से जानने की कोशिश की एंड देन फाइनली ही डिसाइडेड कि यहाँ पे भारत की जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। बेहतर ये होगा कि हम एक एक करके
पूरे भारत को आजाद करने की बजाय क्यों ना हम एक एक करके छोटी छोटी जो प्रोविंसीज हैं और प्रिंसी स्टेट्स हैं उन्हें एक एक करके यहाँ पे आजाद करें। अभी जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस डिकी बर्ड प्लान को प्लान ऑफ बाल्कनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप टुकड़ों में सब स्टेट्स को और प्रोविंसीज को आजाद करके चले जाओगे तो इन्हें इकट्ठा करके एक कंट्री बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड देन फाइनली माउंटबेटन ने अपना प्लान रखा 3 जून को, जो 3 जून प्लान, पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन प्लान के नाम से पॉपुलर है। और यही प्लान आगे चलकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि यही प्लान जो है वो भारत और पाकिस्तान की आजादी में तब्दील होगा। आइए देखते हैं कि इस प्लान के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो ये चीज माउंटबेटन ने काफी हद तक क्लियर कर दी थी कि इंडिया एज अ नेशन पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 डोमिनियंस आजाद होंगे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो कि आगे चलकर पाकिस्तान बनेगा वहां पर लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ बंगाल और पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, उनमें वोटिंग होगी पार्टीशन को लेकर। अगर वोटिंग जो है वो पार्टीशन के फेवर में हुई तो ऑब्वियसली पार्टीशन होगा, धर्म के आधार पर, रिलीजियस लाइन के आधार पर, अदरवाइज पार्टीशन नहीं होगा। वही बात रही सिंध की, तो वहां की भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ही यही डिसाइड करेगी कि वो भारत में ज्वाइन करना चाहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करना चाहती है, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के सिलहिट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे जनता से पूछा जाएगा, एमएलए से नहीं बल्कि जनता से यहाँ पे पूछा जाएगा। जनता वोटिंग करेगी कि वो किस कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान। जब यहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो देखा यह गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की मेजॉरिटी ऑफ जनता ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए हामी भरी। खान अब्दुल गफार खान, जो कि फ्रंटियर गांधी भी माने जाते हैं, उन्होंने इस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस रेफरेंडम। इस माउंटबेटन प्लान में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर कर दी जाएंगी सारी की सारी पावर्स। रही बात पार्टीशन की, तो उसके लिए बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश की गई, जिसके चेयरपर्सन थे सर सिरिल रेडक्लिफ। उनका काम था कि यहाँ पर वो पूरे कंट्री जो है उसकी पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और उसके बाद ही यहाँ पे एक बाउंड्री डिमार्केशन के लिए यहाँ पे तय करें। लेकिन कहा जाता है कि वो इतने बीमार हो गए थे यहाँ आकर भारत की ह्यूमिडिटी और गर्मी में कि वो जल्दबाजी में यहाँ पर बिना सेंसस रिपोर्ट को स्टडी किए, एनालाइज किए, यहाँ पे सिर्फ मैप उठाकर लाइन खींच के चले जाते हैं, जिसका खामियाजा पार्टीशन के बाद लोगों को उठाना पड़ा था। ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटेन का जो राजा है, अब वो एम्परर ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा या नहीं कहलाएंगी। जितने भी प्रिंसी स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर आजाद हो जाएंगे। स्टेटस क्यू एंटे यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले की जो सिचुएशन है वही यहाँ पर वापस आ जाएगी। ये सारी के सारी स्टेट्स आजाद हो जाएंगे और उनके पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो या तो खुद आजाद रह सकते हैं या फिर ऑब्वियसली वो पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बन सकते हैं। इट्स अप टू देम। ये पूरी की पूरी आजादी जो है वो उनको मिलती है। सो इस तरीके से ये माउंटबेटन प्लान जो है वो प्रपोज किया गया था एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त यानी एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, और लॉर्ड माउंटबेटन को रिक्वेस्ट की गई कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें। एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने हमेशा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ही फाइट की, डोमिनियन स्टेटस को उन्होंने हमेशा ही रिजेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे माउंटबेटन प्लान के हिसाब से जो भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, वो डोमिनियन स्टेटस ही उन्हें मिला था। भारत को, हमें सबको डोमिनियन स्टेटस ही मिला था। लेकिन फाइनली 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया, तब भारत एक रिपब्लिक नेशन बना। रिपब्लिक नेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें उस कंट्री का जो हेड है वो कोई राजा या रानी नहीं होता बल्कि इलेक्टेड पर्सन होता है। तो इंडिया का जो स्टेट, बेसिकली स्टेट हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, एंड ही और शी इज समवन हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
एंड इसी वजह से इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में इतना ही, बल्कि इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में इतना ही। आज ये पूरा कोर्स खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।